Hello everyone, welcome to NEET PG series. मैं हूं आदेश from Learno Hub, the free learning platform where you can study maths, physics, chemistry, biology absolutely for free. Only at learnohub.com. तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑल द वैरायटी जो कि आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकती है इन द नीट एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे दैट सेज द टर्म यूज्ड टू स्पेसिफाई टीथ which are embedded in a bony socket of the jaw bone is। तो बच्चों, एक ऐसा टर्म आपको बताना है जो कि स्पेसिफाई करता है उन टाइप की टीथ को जो कि जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट जो बोनी सॉकेट्स होती है ना, उनमें एम्बेडेड होती हैं, राइट। तो ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए प्लूरोडोंट, ऑप्शन बी डायफायोडोंट, ऑप्शन सी थीकोडोंट या ऑप्शन डी होमोडोंट। तो बच्चों, ऐसी टाइप की टीथ को हम क्या बुलाते हैं जो कि आपके जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट जो कैविटीज या हॉलो स्पेस है उनमें एम्बेडेड होती हैं? वी यूज्ड टू कॉल देम थीकोडोंट, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थीकोडोंट, एंड दिस वाज द फीचर ऑफ द मैमेलियन टीथ, राइट। तो मैमेलियन टीथ जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर दैट सेज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो बच्चों, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के केस में इनमें से कौन सा आपको डेंटल फॉर्मूला देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। तो डेंटल फॉर्मूला बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अ जॉ। तो किसी भी जॉ के हाफ हिस्से में आपको टीथ का अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर डेंटल फॉर्मूला। तो लेट्स सपोज ये आपके पास दो जॉस प्रेजेंट होते हैं ना, द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में इनके हाफ पार्ट्स में टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफाइड बाय योर डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे 2123/2123, ऑप्शन बी इज 2102/2102, ऑप्शन सी इज 2013/2013 या ऑप्शन डी 3123/3123। तो सबसे पहले तो आपको अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलता है हमेशा? देखिए, आपको अरेंजमेंट जो है वो ऐसे देखने को मिलेगा इन द डेंटल फॉर्मूला, दैट इज इंसाइजर्स, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है ना। इसी तरह से होता है, दोनों तरफ होगा जॉस के, isn't it? तो ये अपर जॉ की बात हो रही है, ऐसी सेम आपको लोअर जॉ में भी देखने को मिलता है। अगेन यहां पर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो जब हम इसको डेंटल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, लाइक दिस ना। तो यहां पर ह्यूमन बीइंग के केस में आपको पता है टोटल, अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। 32 टीथ वो भी परमानेंट, बिकॉज यू नो ह्यूमन बीइंग्स के केस में आपको दो सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है मिल्क टीथ जो कि 20 नंबर होते हैं, जो कि लेटर रिप्लेस हो जाते हैं बाय 32 परमानेंट टीथ। फाइन। अब ये जो 32 टीथ हैं ये आपके अपर और लोअर जॉ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दैट मीन्स अपर जॉ में 16 टीथ होंगे एज वेल एज लोअर जॉ में भी 16 टीथ होंगे, है ना। तो इस अपर जॉ के 16 टीथ में हाफ जो जॉ में अरेंजमेंट है टीथ का वो कैसा होगा? सो याद कीजिए, मैंने आपको अडल्ट ह्यूमन बीइंग के केस में बताया था द अरेंजमेंट वाज 2 1 2 3, राइट, बाय 2 1 2 3। तो इसका मतलब एक साइड में, दैट मीन्स एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ के हाफ साइड में आपको देखिए दो इंसाइजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स देखने को मिलते हैं, लाइक दिस। और अगर आप इस कंप्लीट जॉ की बात करें तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम बाय 2। तो यहां पर देखिए टोटल आपके कितने टीथ हो जाएंगे? 2 1 2 3, दैट इज गोइंग टू बी 8/8 और नॉट, इजंट इट? तो ये हो गई हाफ ऑफ द जॉ, ठीक है, ऑफ बोथ अपर एंड लोअर जॉ। अब आपको फुल कंप्लीट जॉ का चाहिए तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो आपके पास कितना हो जाएगा? दैट इज 16/16, दैट मीन्स 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, दैट मेक्स अप टू 32। सो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट देखने को मिलता है ऑफ द टीथ इन केस ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज 2 1 2 3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा ऑप्शन ए इटसेल्फ, ओके। एंड आपको अगर पूछा जाए कि अगर मिल्क टीथ के केस में, जो कि आपको यंग चिल्ड्रन में देखने को मिल्ता है, उनका डेंटल अरेंजमेंट कैसा होता है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता था 2102/2102, बिकॉज वहां पर आप देखेंगे कि पहली चीज तो
कोई भी प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, तो जितने भी दो प्रीमोलर्स आते हैं ना, दोस आर गोइंग टू बी एब्सेंट, और साथ ही जो थर्ड मोलर है वो भी एब्सेंट होगा। दैट इज वाई जो चिल्ड्रन होते हैं विद मिल्क टीथ, उनमें आपको 2102/2102 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। बट आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इन दिस केस, इन केस ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग, वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को। दैट सेज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड। तो बच्चों विंड पाइप की ओपनिंग में प्रेजेंट एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज का बना होता है और जो खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है टू एंटर इनटू द ट्रेकिया और द विंड पाइप, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे ग्लॉटस, ऑप्शन बी एपीग्लॉटस, ऑप्शन सी गलेट या ऑप्शन डी वाल्व। एंड सी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए बाय द टाइम मैं यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन और इसकी फंक्शन बता देता हूँ। सो अगर मैं आपको लैटरल व्यू ड्रॉ करके बताऊँ आपके हेड वाले रीजन का, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। ओके, सो देखिए यू नो वेरी वेल, जो आपकी बकल कैविटी है उसके ऊपर आपको एक रूफ देखने को मिलती है विच इज ऑफ द पैलेट। तो ये है वो पैलेट वाला रीजन जो कि बकल कैविटी को नेजल चेंबर यानी कि जो नेजल कैविटी है उससे सेपरेट करके रखती है। ठीक है, ओके। और यहां ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है आपका नेजल चेंबर। ठीक है, और ये एक सेग्रीगेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है, देखिए ना, सी ये आपकी जो जगह है दिस इज योर बकल कैविटी जहां पर आप फूड को अंदर लेते हैं, राइट? तो इंजेस्शन यहीं पर होता है। ठीक है, नाउ द टेकिंग इन ऑफ फूड। ओके, दिस इज योर नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी और बकल कैविटी आके कॉमन एरिया में ओपन होती हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड योर फेरिंग्स। ठीक है, तो ये फेरिंग्स का रीजन है। अब ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है ये नीचे की तरफ जाके दो पार्ट्स में दो ट्यूबुलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो जो एंटीरियर वाला साइड का ट्यूब है, दिस ट्यूब, ओके, दिस स्पेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जैसे कि हम क्या बुलाते हैं, विंड पाइप। ओके, और जो पीछे यानी कि पोस्टीरियर वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ईसोफेगस, जिसे हम क्या बुलाते हैं, द फूड पाइप। ओके, तो देखिए आप देखेंगे यहां पर जो ट्रेकिया है यानी कि विंड पाइप है, विंड पाइप की जो ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है यहां पर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द ग्लॉटस। तो ये जो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है दैट इज ग्लॉटस, और इसके ऊपर आपको एक कार्टिलेज का बना ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर गार्ड करके रखता है द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, इसे हम कहते हैं द एपीग्लॉटस। ओके, तो एपी वर्ड का मतलब होता है अबव, इजंट इट? तो यहां पर ग्लॉटस यानी कि दिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप के ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वी कॉल इट एपीग्लॉटस। ये कार्टिलेज का बना है और ये खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रेकिया और द विंड पाइप। कैसे? देखिए, जो भी यहां पर आप फूड लेंगे उसको चू करने के बाद जब आप सोलो करेंगे, सोलो करने के बाद जो फूड बोलस है वो जाके इस एपीग्लॉटस पर फॉल करेगा। जैसे ही वो इस एपीग्लॉटस पे फॉल करेगा ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाता है, इजंट इट? इनिशियली जब हम सोलो नहीं कर रहे हैं तब ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओपन रहता है ताकि यहां से जो एयर नेजल कैविटी से आ रही है वो डायरेक्टली विंड पाइप में डायरेक्टली पहुंच पाए, isn't it? बट जैसे ही हम सोलो कर रहे होते हैं तो वो फूड बोलस के वेट की वजह से दिस एपीग्लॉटिस कम्स डाउन और आपके फूड को डायरेक्टली क्या करता है, नीचे की तरफ ढकेल देता है इनटू द ईसोफेगस। ओके, तो पोस्टीरियर साइड पे, तो पोस्टीरियर जो ट्यूबुलर पार्ट है ईसोफेगस और फूड पाइप, उसमें डायरेक्टली बोलस की एंट्री हो जाती है और इस तरीके से फूड की एंट्री प्रिवेंट कर दी जाती है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। सो आई होप नाउ यू गॉट इस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का पोजीशन एज वेल एज फंक्शन की कैसे ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द विंड पाइप। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, एपीग्लॉटिस, राइट? तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को, दैट सेज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ वर्टिब्रेट इज। तो एक वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस कौन सा होता है?
एंड दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, राइट? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी इनेमल या ऑप्शन डी द टंग। सो यू नो वेरी वेल, जो आपके टीथ की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज इनेमल, इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस फाउंड इन एन वर्टिब्रेट बॉडी। सो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इनेमल। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को, दैट सेज अ मस्कुलर स्फिंक्टर दैट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक इज कॉल्ड। तो बच्चों, एक मस्कुलर स्फिंक्टर यानी कि एक सर्कुलर मसल जिसको हम स्फिंक्टर बुलाते हैं और जो कि गार्ड करती है स्टमक में ओपन होने वाले ईसोफेगस की ओपनिंग को, उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऑप्शन बी कार्डियक स्फिंक्टर, ऑप्शन सी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ऑप्शन डी सुप्रा ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सो बच्चों, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, राइट? अगर आपको पोजीशन पता है कि कैसे ईसोफेगस की ओपनिंग होती है इनटू द स्टमक, सी देखिए, ये है लेट्स सपोज आवर ईसोफेगस that opens into the J-shaped bag-like organ which is called your stomach, like this, है ना? तो यहां स्टमक और ईसोफेगस की ओपनिंग पे आपको एक सर्कुलर मसल की स्फिंक्टर देखने को मिलती है, ओके? एंड दिस स्फिंक्टर इज नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर, ओके? क्योंकि ये स्टमक के कार्डियक रीजन के सामने खुल रहा है डायरेक्टली, दैट इज व्हाई, बिकॉज ये रीजन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक एंड दैट इज व्हाई उसके जस्ट सामने प्रेजेंट वाला जो स्फिंक्टर मसल होगा दैट इज एट द एंड ऑफ द ईसोफेगस वुड बी कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी कार्डियक स्फिंक्टर, राइट? तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द इनरमोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो भाई, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनरमोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर यानी कि टिश्यू लेयर को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सेरोसा, ऑप्शन बी सब म्यूकोसा, ऑप्शन सी मस्क्यूलरिस या ऑप्शन डी म्यूकोसा। तो बच्चों, सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वॉल कौन सी होती थी भाई, जो कि बिल्कुल लाइन कर रही है या सराउंड कर रही है लूमेन को? दैट वाज म्यूकोसा, isn't it? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर म्यूकोसा होगा। सो आई होप यू रिमेंबर एलिमेंट्री कैनाल को जब हम उसका वॉल का सेक्शन लेते हैं तो हमें 4 लेयर देखने को मिलती हैं। देखिए, मैं उसको बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आप रिकॉल कर सकें इजीली। तो लेट्स सपोज, आप जानते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ओके? सो ये लेट्स सपोज हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पोर्शन है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसकी अगर मैं वॉल का ए लार्ज सेक्शन देखूं, ओके, तो कैसे देखने को मिलेगी? अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देखूंगा तो सबसे पहले तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा सर्कुलर। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पर 4 लेयर्स में एलिमेंट्री कैनाल की वॉल अरेंज नजर आती है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेरोसा, ठीक है? तो आउटर मोस्ट लेयर वुड बी सेरोसा, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है। देन उसके बाद आपको एक मस्कुलर लेयर देखने को मिलती है जो कि इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बनती है, विच इज कॉल्ड दी मस्क्यूलरिस, ओके? तो दिस इज गोइंग टू बी मस्क्यूलरिस। देन मस्क्यूलरिस के बाद आपको जो नेक्स्ट लेयर देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड दी सब म्यूकोसा, राइट? एंड सब म्यूकोसा के अंदर यानी कि सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा, ठीक है? तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर वाइल द सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। और म्यूकोसा के अंदर जो आपको इनर स्पेस देखने को मिल रही है दिस इज द लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो लूमेन को सराउंड करती हुई जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है दैट इज गोइंग टू बी म्यूकोसा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी म्यूकोसा इन दिस केस। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को, दैट सेज द स्मॉल ब्लाइंड सैक पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच हार्बर्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज। तो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का आपको वो स्मॉल ब्लाइंड सैक पोर्शन का नाम बताना है जिसके अंदर आपको बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स कोलन, ऑप्शन सी असेंडिंग कोलन या ऑप्शन डी द रेक्टम। सो कौन सा है वो ब्लाइंड सैक पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? आइए देखते हैं। सो आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करती है फ्रॉम literally a blind sac portion which is called the cecum, okay? so cecum से begin करती है आपकी large intestine,
ओके, नाउ ये जो सीकम है देन इट फर्दर ओपन्स इनटू द कोलन, जो कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो देखिए ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके ओके, तो आप देख रहे हैं यहां पर सीकम विल ओपन इनटू दिस पोर्शन जिसे हम क्या बुलाते हैं, कोलन। अब कोलन के आपको देखो कितने पार्ट देखने को मिल रहे हैं। एक कोलन देखिए ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, तो इसे हम बुलाते हैं दी असेंडिंग कोलन, राइट। देन वी हैव दिस ट्रांसवर्स कोलन जो कि ऐसे ट्रांसवर्सली जा रहा है, सो वी कॉल दिस एज दी ट्रांसवर्स कोलन। देन वी हैव दिस डिसेंडिंग कोलन जो कि नीचे की तरफ आता है, तो दिस इज योर डिसेंडिंग कोलन। एंड फाइनली ये ओपन करता है इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रेक्टम, जहां पर जो कि वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट होता है एंड इट ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लाइंड सैक पोर्शन था लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि स्मॉल है और यहां पर आपको कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इन दिस सीकम। और इस सीकम से अटैच्ड आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी देखने को मिलता है। जिसका कि हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है बिकॉज इट हैज बिकम अ रूडिमेंट्री ऑर्गन, जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बुलाते हैं। ओके, तो सीकम बेसिकली ओपन कैसे करता है, फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से, दैट इज गोइंग टू बी इलियम। तो जो इलियम है ना, इलियम और सीकम के बीच में एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम बुलाते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर। तो इलियोसीकल स्फिंक्टर जो है वो यहां प्रेजेंट होगा और यूजुअली ये हमेशा बंद रहता है। ओके, इट ओपन ओनली व्हेन जब फूड यहां से मूव कर रहा हो फ्रॉम द इलियम इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड दैट इज व्हाई ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसकी ओपनिंग फिक्स नहीं है, दैट डज नॉट ऑलवेज रिमेन ओपन। जो इलियोसीकल स्फिंक्टर है दैट ओपन ओनली व्हेन जब फूड उसमें एंटर करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक बोला गया। हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, सीकम, राइट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज the histological layer of the alimentary canal that forms irregular folds in the stomach। तो बच्चों स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स को फॉर्म करने वाली एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजिकल लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थे हमारे मस्कुलरिस, ऑप्शन बी म्यूकोसा, ऑप्शन सी सेरोसा या ऑप्शन डी सब म्यूकोसा। तो बच्चों आप जानते हैं स्टमक के अंदर जब स्टमक एक्चुअली एम्प्टी होता है तो उसमें आपको कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं रूगे, राइट। तो लेट्स सपोज यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये है आपका स्टमक, ठीक है। और इस स्टमक में लेट्स सपोज जब खाना प्रेजेंट नहीं है तब आपको ना यहां पर इसकी वॉल में ऐसे कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, राइट। एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड रूगे, ठीक है, ओके। तो भाई आप जानते हैं स्टमक भी तो एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है ना। एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ ट्यूबुलर तो नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे ये ऐसे वाइडेंड स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक का जो पोर्शन है वो बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का ही मॉडिफिकेशन है, बट स्टमक के अंदर भी वही सब लेयर्स प्रेजेंट होगी जो कि नॉर्मली आपको एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पोर्शन में देखने को मिलती हैं, इजंट इट। तो अगर मैं इस स्टमक की वॉल के इतने हिस्से का एक एनलार्ज्ड व्यू देखूं तो कैसे देखने को मिलेगा, देखिए, वील ट्राई टू एनलार्ज दिस एंड सी। तो स्टमक की सबसे नीचे वाली लेयर वुड बी द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज गोइंग टू बी सेरोसा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेरोसा, फाइन। सेरोसा के बाद आती है आपकी मस्कुलरिस, तो दिस लेयर वुड बी द मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद आएगी आपकी सबम्यूकोसा, एंड सबम्यूकोसा के बाद आती है द म्यूकोसा जो कि देखिए ऐसे ट्रांसवर्स फोल्ड्स, इरेगुलर फोल्ड्स लेकर आ रही है या मॉडिफाई हो रही है रेगुलर फोल्ड्स में। तो इन इरेगुलर फोल्ड्स को जो फॉर्म कर रही लेयर है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज गोइंग टू बी द म्यूकोसा, ओके। और म्यूकोसा के ऊपर ऑब्वियसली स्टमक का लूमेन होगा, तो द लूमेन ऑफ द स्टमक वुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो लूमेन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जो लेयर है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो कि प्रेजेंट है इन द स्टमक वुड बी द म्यूकोसा जो कि इरेगुलर फोल्ड करेगी, वाइल जितनी भी नीचे वाली लेयर हैं दोज आर गोइंग टू बी ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी सब म्यूकोसा,
दिस वॉज योर मस्क्यूलरिस एंड दिस वॉज दी सेरोसा। बट एक्चुअली जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो यहां म्यूकोसा का हो रहा है टू फॉर्म द रूके। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी, म्यूकोसा, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को। दैट सेज अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग ईच ऑफ द हेपेटिक ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड। तो बच्चों हेपेटिक ग्लोब्यूल्स यानी कि लीवर के जो आपके बेसिक यूनिट होते हैं उनको कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू की जो थिन शीथ होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन ए इज ग्लिसन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी रीनल कैप्सूल, ऑप्शन सी निसल्स ग्रैन्यूल्स या ऑप्शन डी बर्टनीज कॉलम्स। तो बच्चों याद कीजिए हेपेटिक ग्लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर कवर करने वाली जो लेयर होती थी कनेक्टिव टिश्यू की दैट वाज कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। आई होप आपको रफली याद होगा द स्ट्रक्चर ऑफ द हेपेटिक ग्लोब्यूल। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस आपको उतना सा पोर्शन बता रहा हूं जो कि आपको ग्लिसन कैप्सूल की पोजीशन दिखा देगा। सो आप जानते हैं जो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर बेसिकली पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, है ना, जहां पर आपको ऐसे ट्रायड पोर्टल देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर खुलने वाले जो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर दी बाइल डक्ट एंड दी हेपेटिक आर्टरी एंड दी हेपेटिक पोर्टल वेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं एंड ऑल दी 3 स्ट्रक्चर्स टुगेदर रिप्रेजेंट व्हाट? दे रिप्रेजेंट दी ट्रायड पोर्टल। ठीक है, ओके। सो देखिए यहां पर आप जानते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करके रखता है एक कनेक्टिव टिश्यू का शीथ विच इज कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, सो दिस इज योर ग्लिसन्स कैप्सूल। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्लिसन्स कैप्सूल, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को। दैट सेज द बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द। तो बच्चों लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कहां होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डुओडेनम, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर या ऑप्शन डी द लीवर। तो बच्चों यू नो वेरी वेल कि कौन सा है वो ऑर्गन जहां पर स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस देखने को मिलेगा? दैट वाज द गॉल ब्लैडर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। एंड यू नो गॉल ब्लैडर की पोजीशन क्या है? आप अच्छे से जानते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है वो बीनीथ द लीवर देखने को मिलेगा। तो लीवर की ये 2 लोब्स आपको देखने को मिल रही हैं एंड लार्जर लोब के नीचे आपको इस तरीके से गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है जिससे निकल रही सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट ऑफ द लीवर टू फॉर्म द बाइल डक्ट। ओके, अब ये बाइल डक्ट फाइनली देखिए क्या होता है। अगर मैं आपको यहां पर स्टमक की पोजीशन भी दिखा दूं तो देखिए स्टमक के बाद जो आपका इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज ड्यूडेनम, है ना। तो ये जो यहां से कॉमन आपकी बाइल डक्ट आ रही है वो इस तरीके से आके ज्वाइन कर जाती है विद द डक्ट ऑफ योर पैनक्रियास। तो यहां पर आप जानते हैं ड्यूडेनम की ये सी शेप पोर्शन के अंदर आपकी पैनक्रियास सिचुएटेड होती है, राइट। तो इस सी शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पैनक्रियास प्रेजेंट है उससे आ रही कॉमन या मोस्ट आपकी जो कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जैसे हम मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो ज्वाइन कर जाती है विद द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म दिस हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये वाली डक्ट कहलाती है द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कि डायरेक्टली ओपन होती है इनटू द ड्यूडेनम और उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ वॉडाई। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू से भी बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए अगर ये आपका लीवर के 2 लोब्स हैं, ठीक है, तो लीवर के राइट लोब से एक हेपेटिक डक्ट आएगी और लेफ्ट लोब से भी एक डक्ट आएगी। ओके, सो ये है आपकी द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये वाली है द राइट हेपेटिक डक्ट जो कि ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, so this is going to be the common hepatic duct. Now ये common hepatic duct basically join करने वाली है with the duct of your gall bladder. तो gall bladder की duct जो आपको देखने को मिलती है this is called the cystic duct. Okay, ये cystic duct जब join कर जाएगी with the common हेपेटिक डक्ट तो ये फॉर्म करती है द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये फर्दर ज्वाइन करेगी विथ
द डक्ट और द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, को कि मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके, सो दिस इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि ज्वाइन कर रही है विद दिस कॉमन बाइल डक्ट, और यहां पर अब जो रिजल्टेंट आपको डक्ट देखने को मिलेगी, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक स्फिंक्टर मसल की ओपनिंग के थ्रू ओपन करती है इनटू द डुओडेनम, ओके, सो दिस इज द डुओडेनम। और जो यहां पर आपको स्फिंक्टर मसल देखने को मिलेगी, द सर्कुलर मसल जो कि यहां पर गार्ड करेगी ओपनिंग ऑफ द हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम को वी कॉल इट द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, ठीक है। तो यहां पर आपको जो चीजें देखने को मिली हैं उससे आपने डायरेक्टली ये समझ लिया है कि जो वेरियस डक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू combine and open into the duodenum. तो what happens is now you see लीवर ने सिक्रीट किया है क्या, द बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है वो लीवर से नीचे की तरफ मूव करता है, ओके। साथ ही साथ इसमें पैनक्रियाटिक जूस भी ऐड हो जाता है फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड वो नीचे की तरफ मूव करता है। बट अगर ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई क्लोज्ड है तो क्या होगा, ये जो बाइल जूस आ रहा है दिस इज गोइंग टू रिटर्न बैक, और ये जाके कहां स्टोर हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू कम एंड स्टोर बैक इनटू दिस गॉल ब्लैडर, ठीक है। जब ये स्फिंक्टर मसल ओपन होगी सो अगेन यू विल सी कुछ हार्मोनल कंट्रोल की वजह से दिस गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोर्ड बाइल जूस था दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड और वो इन डक्ट्स के थ्रू ओपन हो जाएगा फाइनली इनटू द डुओडेनम। सो दिस इज हाउ यू विल सी कि गॉल ब्लैडर बिकम्स दैट ऑर्गन जहां पर स्टोरेज एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस टेक्स प्लेस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी फाइनली। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 को, दैट सेज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज रेफर्ड टू एज। तो बच्चों गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन बी हेपैटिक डक्ट, ऑप्शन सी बाइल डक्ट या ऑप्शन डी हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को हम बुलाते हैं सिस्टिक डक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट इन द सलाइवा आर। तो सलाइवा में प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी जाइमोजेंस या ऑप्शन डी द प्रोजाइम्स। तो बच्चों आई नो दैट्स अ वेरी इजी वन, आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस ही होता है लाइसोजाइम, ओके, जो बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है उनको डिग्रेड कर देता है, हेंस ऑप्शन बी लाइसोजाइम वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट सेज एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन प्रेजेंट इन द स्टमक अकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। तो बच्चों स्टमक के अंदर प्रेजेंट जो पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम है उसका एक्टिवेशन किस सब्सटेंस की वजह से होता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी एंटेरोकाइनेज या ऑप्शन डी सक्कस एंटेराइकस। सो बच्चों आप जानते हैं स्टमक के अंदर प्रेजेंट ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज पेप्सिनोजन। तो जब भी कोई एंजाइम ओजन में एंड करे दैट मींस इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो पेप्सिनोजन इज गोइंग टू बी एन इनएक्टिव फॉर्म और इसको मुझे एक्टिवेट करना है, दैट मींस मुझे इसके नाम से ये ओजन हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा, पेप्सिन, ठीक है ना। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, राइट। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है द पैराइटल और द ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन इनटू पेप्सिन वुड बी डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बार ये पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा सो इट इज ऑटो कैटालाइटिक, मतलब सिर्फ एक ही पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल को अगर HCl एक्टिवेट कर दे इनटू पेप्सिन तो बाकी का काम ये पेप्सिन खुद कर लेता है, दैट मींस ये पेप्सिन बाकी के रिमेनिंग जितने भी पेप्सिनोजन है उनको एक्टिवेट करता जाएगा टू द पेप्सिन, ओके। सो यहां पर आपने देखा कि HCl इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी।
तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट सेज which among the following correctly represents the enzymatic composition of the pancreatic juice। तो बच्चों पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक कॉम्पोजिशन को डिपिक्ट कर रहे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सारे एंजाइम्स को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज लाइपेजेस, काइमोट्रिप्सिनोजन, सुक्रेज and pro-carboxypeptidase। So when it comes to lipase, definitely pancreatic lipase तो होते ही हैं in the pancreatic juice। chymotrypsinogen नाम का ये particular enzyme भी आपको देखने को मिलेगा, but problem is with sucrase। sucrase आपको pancreatic juice में देखने को नहीं मिलता है, but it is seen in the intestinal juice, जैसे हम क्या बुलाते हैं, Succus entericus, right? तो इसका मतलब sucrase is not present in the pancreatic juice, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया wrong। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को, दैट सेज ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन तो प्रेजेंट होता है, बट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन दोनों ही गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज ट्रिप्सिनोजन, फाइन, काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन गुड, देन वी हैव माल्टेज। तो maltase is going to be present in the intestinal juice, not in the pancreatic juice। इसका मतलब maltase वाला ऑप्शन सिंस यहाँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। तो ये भी रॉन्ग हो गया भाई। देन वी आर फाइनली लेफ्ट विद ऑप्शन डी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ही होगा। सो ट्रिप्सिनोजन इज गोइंग टू बी द वन, वेरी गुड। काइमोट्रिप्सिनोजन भी ठीक है, लाइपेजेस भी ठीक है, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी पैनक्रियाटिक जूस। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज अ सबम्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन द डुओडेनम इज। सो डुओडेनम के सबम्यूकोसा में प्रेजेंट जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसे हम क्या बुलाते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्रिप्स ऑफ लिबोकून, ऑप्शन बी ब्रूनर्स ग्लैंड, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड, या ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो बच्चों सब म्यूकोसा में प्रेजेंट जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो एक ही होती है, जो कि डुओडेनम में देखने को मिलेगी, केवल और केवल डुओडेनम में, नॉट एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो दैट ग्लैंड वुड बी कॉल्ड द ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि सिर्फ म्यूकस का सिक्रीशन करती है। सो ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड होगी ये आपको एक्सटेंड करती हुई नजर आएगी अप टिल योर सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यहां तक लेवल था किसका, आपकी म्यूकोसा की लेयर का, तो सब म्यूकोसा की लेयर में आपको देखने को मिलेगी दिस पर्टिकुलर ग्लैंड। ओके, एंड इस ग्लैंड को हम बुलाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, सो दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड, फाइन। सो ये लेयर कहां तक थी, म्यूकोसा तक। ओके, एंड अगर सब म्यूकोसा तक पहुंच रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी ब्रूनर्स ग्लैंड। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16, दैट सेज Cassell's intrinsic factor is essential for the। तो बच्चों जो Cassell intrinsic factor है वो बेसिकली इनमें से किस फंक्शन के लिए असेंशियल रोल प्ले करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, या ऑप्शन डी द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ये जो Cassell इंट्रिंसिक फैक्टर है इनको सिक्रीट कौन करता है। सो ये जो Cassell's इंट्रिंसिक फैक्टर है इनको सिक्रीट करते हैं द पैराइटल, या फिर जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बुलाते हैं। तो पैराइटल और द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि कहां प्रेजेंट होती हैं, दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ योर स्टमक। ठीक है, तो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कुछ सेल्स जिन्हें हम बुलाते हैं पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस करते हैं इस Cassell's इंट्रिंसिक फैक्टर को। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, बिकॉज ये बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है इन दी अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, और विटामिन B12 आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो फैक्टर है या फिर आप कह सकते हो विटामिन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करेगा।
ठीक है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो रेड ब्लड सेल्स फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं, इजीली डैमेज हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू एन एनीमिक कंडीशन जिसे हम बुलाते हैं पर्नीशियस एनीमिया, राइट। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को इंश्योर करने के लिए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है बाय द पैराइटल और द ऑक्जेंटिक सेल, और एक और सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं यही सेल्स, कौन सा है वो, दैट इज HCl और गैस्ट्रिक एसिड, है ना। तो स्टमक में प्रेजेंट जो HCl है वो भी ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स ही सिक्रीट करेंगे, और साथ ही साथ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। वाइल अगर बाकी के ऑप्शन देखें तो बोला जा रहा है कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, इन द इंटेस्टाइनल जूस, जैसे हम बुलाते हैं सक्कस एंटेराइकस। तो वो एंजाइम कौन सा है जो इस कन्वर्जन को कैरी आउट कराएगा, दैट इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेज, ठीक है। सो ये काम एंटेरोकाइनेज करवाता है, ना कि कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। देन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन के लिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल नहीं है, बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसेंशियल है। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए अगेन कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, वो काम आपके पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स ही परफॉर्म करते हैं, हेंस ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फाइनली ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज अलॉन्ग विद द रिड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बच्चों इनमें से कौन से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में जो फीकल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, सो इट इज़ वेरी लिक्विडी, और साथ ही साथ जो फूड का अब्जॉर्प्शन है इनटू द इंटेस्टाइन दैट रिड्यूसेस। ओके, सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है वॉमिटिंग, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी इनडाइजेशन, या ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। एंड यू नो वेरी वेल डायरिया वो कंडीशन है जहाँ पर जो फीकल मैटर है और द वेस्ट ऑफ योर बॉडी इज लिक्विडी, और साथ ही साथ देयर इज नो फूड अब्जॉर्प्शन, सो दैट इज वाई डायरिया कंडीशन जो है वो अक्सर ही फेटल हो जाती है इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पर, दैट सेज व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स। तो भाई काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? सो इजी है ना, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन्स कोटेड विथ फैट्स, ऑप्शन बी इज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विथ प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स कोटेड विथ फैट्स। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? यू नो वेरी वेल दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, जहां पर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड होते हैं विथ स्मॉल प्रोटीन्स, राइट। तो आप देख रहे हो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? दिस इज योर फैट ग्लोब्यूल and this is going to be coated with small proteins, okay। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है दिस इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज काइलोमाइक्रॉन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पर, दैट सेज आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको इस क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है उस पेयर को जो कि मिसमैच्ड है या फिर इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए ग्लिसन्स कैप्सूल मैच्ड विद लीवर। सो ये जो पेयर है दिस इज करेक्टली मैच्ड बिकॉज यू नो लीवर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, और हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में आपको जो कवरिंग है वो देखने को मिलती है ऑफ द ग्लिसन्स कैप्सूल। तो इसका मतलब ये तो करेक्टली मैच्ड है, इसलिए ये मिसमैच तो नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज गॉबलेट सेल्स विद म्यूकस। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं ना, इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच्ड है, इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज रूगे। तो रूगे को मैच किया गया है विद स्टमक, तो दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट बिकॉज यू नो रूगे मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांसफर्स फोल्ड देखने को मिलते थे, है ना, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, सो दैट इज ऑल्सो सीन इन स्टमक। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है दैट इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। देन वी आर फाइनली लेफ्ट विद अवर लास्ट ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज फ्रेन्युलम मैच्ड विद ईसोफेगस, विच इज गोइंग टू बी अ मिसमैच्ड पेयर। बिकॉज याद है आपको फ्रेन्युलम क्या होती थी? एक थिन स्किन की फोल्ड होती थी जो कि टंग को अटैच करके रखती थी टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ओके, तो अगर ये यू नो आपकी टंग है और ये माउथ का फ्लोर है, ओके, सो दिस इज योर टंग।
सो इस टंग को इस माउथ के फ्लोर से अटैच करके रखती है दिस स्किन ऑफ ये स्किन की जो फोल्ड होती है, दिस इज नोन एज फ्रेन्यूलम। तो ये वो फ्रेन्यूलम है, दिस इज द थिन स्किन फोल्ड विच इज गोइंग टू अटैच द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ओके, एंड दैट इज वाई ये वाला मिसमैच्ड पेयर है, बिकॉज फ्रेन्यूलम शुड हैव बीन मैच्ड विद द टंग ओवर हियर, इसीलिए ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 को। दैट सेज एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स लीड्स टू पर्नीशियस एनीमिया। तो बच्चों अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स की बात की जाए तो कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल को रिमूव करने पे या उसकी एब्सेंस में एक पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है कपफर सेल्स, ऑप्शन बी चीफ सेल्स, ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स या ऑप्शन डी गॉबलेट सेल्स। तो बच्चों सबसे पहली चीज पर्नीशियस एनीमिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन में बता दिया है। ये जो पर्नीशियस एनीमिया है ये कब अराइज करता है? ये अराइज करता है जब बॉडी में या ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? विटामिन B12 की। अब विटामिन B12 अगर ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था विटामिन B12 के अब्सॉर्प्शन के लिए वो यहां पर डेफिशिएंट होगा। और वो फैक्टर कौन सा था? तो यहां पर डेफिशिएंसी होगी किसकी? ऑफ दैट फैक्टर कॉल्ड Cassell's इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना? तो Cassell's इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो यहां पर डेफिशिएंट है। और इस Cassell फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट कौन करता था? कौन से सेल थे वो? गैस्ट्रिक ग्लैंड के, जो कि इसको सिक्रीट करते थे। सो दीज वर सिक्रीटेड बाय द पैराइटल और द ऑक्सिंटिक सेल्स। तो इसका मतलब अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स को कर दें एलिमिनेट, तो Cassell's का जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी सिक्रीटेड। अगर वो सिक्रीट नहीं होगा तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आरबीसीज का मैच्योरेशन नहीं होगा और पेशेंट सफर करेगा फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया। दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 पर। दैट सेज wave of muscular contractions and relaxations that pushes the food through the alimentary canal is called। तो बच्चों alimentary canal में देखी जाने वाली muscles की contraction and relaxation की waves जो कि push करती हैं food को through the alimentary canal, वो आखिरकार क्या कहलाती हैं? ऑप्शन थे हमारे, ऑप्शन ए mastication, ऑप्शन बी churning, ऑप्शन सी peristalsis या ऑप्शन डी डिग्लोटेशन। तो बच्चों याद कीजिए क्या कहलाती थी वो wave of contraction and relaxations जो कि पुश करती हैं फूड को एलिमेंट्री कैनाल में। देखिए मैं इसको समझाने के लिए आपको ईसोफेगस में कैसे फूड का मूवमेंट होता है थ्रू दीज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दिस इज द ईसोफेजियल वॉल, राइट? तो आप देखेंगे, आपको पता है ना ईसोफेगस में जब भी फूड पास करता है तो वो एक बॉल के फॉर्म में करता है विच इज कॉल्ड एज द फूड बोलस। तो दिस इज द फूड बोलस, ठीक है? तो ये जो फूड बोलस जब भी ईसोफेगस के जिस भी पार्ट में प्रेजेंट होगा वहां की जो वॉल्स हैं दे विल बी रिलैक्स्ड। तो देख रहे हैं आप यहां पर ईसोफेगस की जो वॉल थी वो कॉन्ट्रैक्टेड थी, पर जैसे ही यहाँ पे फूड बोलस आएगा वो ऐसे रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है? ओके, और बाकी की जितनी भी वॉल्स होंगी नीचे की तरफ दे आर अगेन गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड इटसेल्फ। जैसे ही ये फूड बोलस नीचे की तरफ मूव करेगा डाउन द ईसोफेगस, आप देखेंगे जहां पर भी ये फूड बोलस आएगा वहां की वॉल जो है वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है? देन अगेन जो नीचे वाली वॉल होगी दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। देन अगेन आप देखोगे जब ये फूड बोलस और नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहां पर वो प्रेजेंट होगा और उस जगह की जो वॉल्स होंगी वो अगेन रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है? तो आप देख रहे हो जो मूवमेंट है ऑफ द फूड बोलस थ्रू दिस part of the alimentary canal that is esophagus वो wave of contraction and relaxation के फॉर्म में देखने को मिल रहा है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी पेरिस्टाल्सिस। ओके, व्हाइल इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद दीस टर्म्स तो देखिए mastication होता है द
प्रोसेस ऑफ चूइंग द फूड। तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है जो फूड का, वो मैस्टिकेशन कहलाता है। चर्निंग जो है वो एक्चुअली वॉल्स ऑफ स्टमक जो है उनका कुछ आपको मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं इन द स्टमक, दैट इज उसका केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन करने में। एंड देन वी हैव डिग्लूटेशन विच इज अनदर साइंटिफिक टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग। तो स्वॉलोइंग को हम डिग्लूटेशन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिस मूवमेंट की बात की जा रही है विच इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट जो कि फूड को पुश करेगा, दैट वुड बी पेरिस्टाल्सिस इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 को। That says match the items given in column 1 with column 2 and choose the correct answers। तो बच्चों कॉलम 1 में दिए हुए आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है विद द कॉलम 2 और अपने करेक्ट आंसर को चूज करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम 1 में पहला आइटम आपको दे रखा है दैट इज सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर क्या है भाई? ये एक टाइप की सलाइवरी ग्लैंड का पेयर है, राइट? तो सबमैंडिबुलर इज अ टाइप ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड, isn't it? The first item in column 1 is matching with D item of the column 2। तो first D से कहाँ मैच हो रहा है? देखिए ऑप्शन B में एंड C में। इसका मतलब ऑप्शन A और D एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है? फाइन। देन वी हैव द सेकेंड वन दैट इज क्रिप्स ऑफ लीबरकून। तो क्रिप्स ऑफ लीबरकून आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑब्वियसली इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियसली यहां पर आपका सेकंड शुड मैच विद द बी। तो सेकंड बी से यहां पर केवल ऑप्शन बी में मैच हो रहा है, ना कि सी में। इसका मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन बी एज अवर करेक्ट आंसर। चलिए बाकी के ऑप्शंस हम यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं बाय मैचिंग देम करेक्टली। तो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द पेप्टिक सेल्स और द चीफ सेल्स। तो यहां पर थर्ड शुड मैच विद ए, तो ये भी करेक्ट है। एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई कहाँ प्रेजेंट होता था? ये जो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल आपको देखने को मिलती है, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो फोर्थ इज मैचिंग विद सी। तो फोर्थ यहाँ पर सी से मैच हो रहा है करेक्टली, हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 पर दैट सेज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स इज। तो बच्चों इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है? प्रोटियोलाइटिक आप समझते हैं ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ऑप्शंस है हमारे ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन या ऑप्शन डी कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी रेनिन, राइट? आपको याद होगा रेनिन बेसिकली इन्फेंट्स में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जो इन्फेंट्स होते हैं दे आर यूजुअली मिल्क फीडिंग और उनमें प्रेजेंट होता है द मिल्क प्रोटीन कॉल्ड केसीन। ओके, तो ये केसीन विच इज योर मिल्क प्रोटीन उस पे एक्ट करता है, ठीक है? सो रेनिन इज गोइंग टू बी द एंजाइम, ठीक है? एंड उसको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू पैरा केसीन, ठीक है? एंड लेटर ऑन सब्सिक्वेंट आप देखेंगे रिएक्शन होती हैं, पैरा केसीन रिएक्ट करता है कैल्शियम से टू फॉर्म कैल्शियम पैरा केसिनेट एंड फर्दर उसके थ्रू आप देखेंगे कैसे प्रोटीन डाइजेशन होता है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट हमसे सिंपली इतना पूछा गया था कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट है दैट वुड बी रेनिन, राइट? सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 दैट सेज रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग by less nutritive food low in proteins and calories makes an infant below the age of 1 year more likely to suffer from। तो बच्चों एक इन्फेंट जो कि ब्रेस्ट फीडिंग है और उसकी एज लेस देन 1 ईयर है, अगर हम ऐसे इन्फेंट की डाइट को चेंज करके रिप्लेस कर देते हैं विथ लेस न्यूट्रिटिव फूड जो कि लो है बोथ इन प्रोटीन्स एज वेल एज इन कैलोरी काउंट्स, तो ऐसे में जो इन्फेंट है वो मोस्ट लाइकली इनमें से कौन सी डिजीज से सफर करने वाला है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए मैरिस्मस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी क्वार्शोअकर या ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो बच्चों कौन सा होगा वो डिजीज जिसकी मैक्सिमम चांस है होने के, क्योंकि इसके फूड में जो है प्रोटीन्स और कैलोरीज की साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी है। सो द चाइल्ड इज मोर प्रोन टू द डिजीज कॉल्ड मैरिस्मस। सो यू रिमेंबर वेरी वेल ना बच्चों, मैरिस्मस के केस में ये एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, राइट? जहां पर कैलोरीज और प्रोटीन्स दोनों की साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो जाती है, ओके, इन अ चाइल्ड, तो मैरिस्मस होता है। वाइल क्वार्शोअकर अनदर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है जहां पर सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्वार्शोअकर होता है, राइट? तो यहां पर क्वार्शोअकर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है अनअकम्पनीड बाय
कैलोरी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैरिस्मस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 25 पर, दैट सेज द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज। तो बच्चों सलाइवरी एमाइलेज, जो बेसिकली एमाइलेज प्रेजेंट होता है इन द सलाइवा, उसकी एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म करवाने के लिए कौन सी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9.2 या ऑप्शन डी 6.8। राइट, तो आप जानते हैं सलाइवरी एमाइलेज वर्क करता है बेस्ट अंडर स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, और स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस को जो मेंटेन करेगा दैट वुड बी द पीएच 6.8। राइट, तो 6.8 इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज टू अकर। ओके, तो सलाइवरी एमाइलेज पीएच 6.8 पर एक्ट करेगा, और ये क्या कन्वर्जन कैरी आउट करवाता है? तो यू रिमेंबर, माउथ के अंदर जो पॉलीसैकेराइड स्टार्च होता है उसका ये ब्रेक डाउन करवाता है इनटू अ डाइसैकेराइड कॉल्ड माल्टोस। ठीक है, सो रिमेंबर दिस इज अ पॉलीसैकेराइड, उसका डाइजेशन हो जाएगा इनटू अ डाइसैकेराइड maltose, and this is going to be carried out by your salivary amylase in the mouth itself, right? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 26, that says the bile salts present in the bile juice comprises of। तो बाइल जूस में प्रेजेंट जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इनमें से कौन से आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ऑप्शन बी सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ऑप्शन सी सोडियम परक्लोरेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, या ऑप्शन डी सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो बच्चों आई हैड टॉट यू, ये जो बाइल जो सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए हमारे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वुड बी ऑप्शन बी, जहां पर सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट मेंशन है। तो ये जो कोलेट वर्ड है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनका ओरिजिन फ्रॉम दी कोलेस्टेरॉल। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। एंड आई हैड टोल्ड यू, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर दी डाइजेशन ऑफ फैट्स, बिकॉज यू नो फैट्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, है ना, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं नेचर। तो आप जानते होंगे ये जो सॉल्ट्स होंगे इनके पास एक पोलर रीजन होगा, पोलर रीजन वुड बी द वन जो कि यहाँ पर हेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि सोडियम आयन प्रेजेंट है तो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पोलर रीजन, और ये इनकी जो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी द नॉन पोलर पार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी द पोलर वन एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी एक फैट ग्लोब्यूल होगा तो उसको ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से यू नो कवर कर लेते हैं हर डायरेक्शन से। तो आप देख रहे हो जो पोलर पार्ट है दैट इज द आयन वाला पार्ट वो अवे है ना, फ्रॉम दी फैट ग्लोब्यूल, और जो यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट है वो टुवर्ड्स द फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो नॉन पोलर पार्ट है जो कि एक्चुअली अब हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, है ना, वाटर के प्रति इसकी एफिनिटी डेवलप हो जाएगी, तो दिस विल लीड टू अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स इजीली, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना, दिस रिप्रेजेंट्स अ मिसेल। ठीक है, तो जो सोडियम टोरोकोलेट है या सोडियम ग्लाइकोकोलेट है, बोथ ऑफ विच आर द बाइल सॉल्ट्स, वो फैट के डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 दैट सेज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू पीसेस कैरीड आउट बाय टीथ इज कॉल्ड। तो टीथ के द्वारा होने वाला फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए इज emulsification, ऑप्शन बी churning, ऑप्शन सी डिग्लूटेशन, या ऑप्शन डी मैस्टिकेशन। तो बेसिकली टीथ जो है वो क्या करता है, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है ना, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सिंपल भाषा में बुलाते हैं चूइंग, और बायोलॉजिकल टर्म में वी कॉल इट मैस्टिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी मैस्टिकेशन। तो वही बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 दैट सेज द सेल्स present in the hepatic globules that are phagocytic in nature। तो बच्चों hepatic globules में पाए जाने वाले वो सेल्स जो कि phagocytic होते हैं नेचर में, मतलब they engulf the
जर्म पार्टिकल्स। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पैनेट सेल्स, ऑप्शन बी आर्जेंटोफिन सेल्स, ऑप्शन सी कपफर सेल्स या ऑप्शन डी ज़ाइमोजन सेल्स। तो बच्चों कौन से हैं वो सेल्स जो कि आपको हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में देखने को मिलेंगे विद फेगोसाइटिक नेचर? दोज वर दी कपफर सेल्स। याद है आप सभी को? और ये पाए जाते थे इन दी पेरीसाइनोसॉइडल स्पेसेस ऑफ दी हेपेटिक ग्लोब्यूल्स। तो अगर मैं आपको हेपेटिक ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आई विल शो यू कि कैसे वो जो सेल्स हैं वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं जो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर बेसिकली सम पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो कि इस तरीके से आपको नजर आएंगे। तो आपको यहां पर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हेपेटिक ग्लोब्यूल में। तो देखिए, इन हेपेटिक ग्लोब्यूल में जो सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं इनमें आपको 3 डक्ट्स ओपन करती हुई नजर आती हैं। ओके, सो 3 यहां पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें से एक होगी आपकी सिंपली द बाइल डक्ट। और यहां पर ये जो एक ब्लड वेसल आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, और ये वाली जो है दिस इज दी ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ओके। सो सिंस यहां पर 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इन दिस पोर्टल, वी कॉल इट द पोर्टल ट्रायड और द ट्रायड पोर्टल। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोर्टल ट्रायड। ओके, सो आपको ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर सब जगह देखने को मिलेगा इन ऑल ऑफ दीज पोर्टल्स। ठीक है, ओके। नाउ ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं विच इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन, ये आगे ऐसे ज्वाइन करती हैं टू ओपन इनटू अ सेंट्रल वेन, जिसे को हम यहां पर ऐसे सेंट्रली ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल वेन, जिसमें आके ये सारी की सारी जो आपकी ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी थी और हेपेटिक पोर्टल वेन थी, दे जॉइन टुगेदर एज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बुलाते हैं? दी साइनोसॉइड। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बाय द जॉइनिंग ऑफ दीज हेपेटिक आर्टरी एंड दी हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रांच, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द साइनोसॉइड। सो दिस इज साइनोसॉइड। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहां पर इन स्पेसेस में आपको आपके लीवर सेल्स देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड दी हेपेटोसाइट्स। तो यहां पर आपको ऐसे बैंड्स में ओके नजर आते हैं दी हेपेटोसाइट्स। ओके, तो मैं यहां पर अब रफली इनको ड्रॉ कर देता हूं फॉर यू टू क्विकली अंडरस्टैंड इनकी बस पोजीशंस। तो these are going to be the bands of the hepatocytes. So these are your हेपेटोसाइट्स। अब ये जो हेपेटोसाइट्स हैं इनके बीच में आप देखेंगे एक कैनाल सी ओपन है। तो ये जो कैनाल ओपन हो रही है बिटवीन दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेपेटोसाइट्स, इन कैनाल्स को हम बुलाते हैं द बाइल कैनालिकुलाई, बिकॉज जो ये हेपेटोसाइट जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं वो इन्हीं कैनाल्स में पोर कर दिया जाता है। सो दीज कैनाल्स आर कॉल्ड द बाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, तो दीज आर दी बाइल कैनालिकुलाई। और आप देखेंगे इन साइनोसॉइड्स के अगल बगल की जो स्पेसेस हैं, देखिए यहां पर ये एक साइनोसॉइड है, इसके बगल की ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस वुड बी कॉल्ड द पेरी साइनोसॉइडल स्पेस। ओके, तो पेरी मीन्स होता है पेरीफेरी। तो इस साइनोसॉइड के पेरीफेरी में जो आपको स्पेस नजर आ रही है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द पेरी साइनोसॉइडल स्पेस, जिसको कि मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर देता हूं। सो दीज आर पेरी साइनोसॉइडल स्पेस, और इन्हीं पेरी साइनोसॉइडल स्पेसेस में आपको देखने को मिलते हैं द कपफर सेल्स विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर, जिनको मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो
ये जो आपको सेल्स यहां पर देखने को मिल रहा है ना कुछ इररेगुलर से शेप के, इन दीज पेरीसाइनोसॉइडल स्पेसेस, they are representing the Kupffer cells. So these are your Kupffer cell, जो कि फेगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब कि जर्म्स को एनगल्फ करते हैं फ्रॉम द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम दी इनटू द लीवर बेसिकली। तो लीवर में आने वाला जो ब्लड है वो बेसिकली आ रहा है फ्रॉम दी हेपेटिक आर्टरी एंड दी हेपेटिक पोर्टल वेन, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड लेकर आती है फ्रॉम दी स्टमक एंड दी इंटेस्टाइन। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में आने वाला जो ब्लड है दैट इज गोइंग टू बी, भले ही वो डीऑक्सीजनेटेड होगा बट इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रिएंट रिच, है ना। और साथ ही साथ जो है उनमें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो जर्म्स होते हैं वो हमारे स्टमक के एसिडिक पीएच में कई बार किल नहीं हो पाते हैं और अगेन वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो उनको फाइनली जो रिमूव करने का काम करेगा वो ये कपफर सेल्स ही करते हैं इनसाइड द हेपेटिक ग्लोब्यूल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, द कपफर सेल्स, राइट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 29 दैट सेज द कॉमन पैसेज फॉर द पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस इज। तो भाई आपको बताना है बाइल जूस और द पैनक्रियाटिक जूस दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज कौन सा होता है। ऑप्शन ए इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, ऑप्शन बी बाइल डक्ट, ऑप्शन सी कॉमन बाइल डक्ट, या ऑप्शन डी हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता है, दैट इज गोइंग टू बी हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। नाम में ही आंसर है, हेपेटो वर्ड मींस लीवर से ला रहे सेक्रीशन यानी कि बाइल को लेकर आएगा, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से लेकर सेक्रीशन आएगा, दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस, इसीलिए कॉमन डक्ट वुड बी हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने वाला स्ट्रक्चर क्या होता था, दी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, राइट। सो द ऑप्शन वुड बी करेक्ट इज ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की ओर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 30 दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ द एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट्स ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान हो रहे कुछ एंजाइमेटिक कन्वर्जन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है विद देयर लोकेशंस। तो आपको बताना है उस करेक्ट ऑप्शन को जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्पेसिफिक एंजाइमेटिक कन्वर्जन को अलॉन्ग विद द करेक्ट साइट जहां पर वो कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है स्टमक, जिसको कि बताया जा रहा है कि वहां पर लैक्टोज का कन्वर्जन होता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम ही आपको स्टमक में देखने को नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली लैक्टोज का ब्रेकडाउन यहाँ कैसे हो सकता है, इजंट इट। तो आप जानते भी हो कि स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता है, इजंट इट। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज लैक्टोज का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आकर करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, not the stomach. Then we have option B that says small intestine में हो रहा conversion is protein का breakdown into amino acids with the help of enzyme pepsin. But pepsin जो नाम का enzyme है वो तो stomach में present होता था, तो इसका मतलब ये जो conversion है that will not take place in the small intestine, it will take place in the stomach. इसका मतलब ये वाला भी wrong conversion है। Then we have option C that says mouth. Mouth में starch का breakdown हो जा रहा है into maltose with the help of salivary amylase. Yes, this is the correct representation. तो माउथ में आप जानते हैं सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवा में आता है, ओके, और वो स्टार्च विच इज अ पॉलीसैकेराइड उसको ब्रेक कर देता है इनटू अ डाइसैकेराइड कॉल्ड माल्टोज, जो कि यहाँ पर करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। वाइल अगर हम ऑप्शन डी को देखें जहां पर बोला जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू डाइपेप्टाइड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है इन द डुओडेनम और द स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई ब्रेकडाउन होता ही नहीं है ना, डाइजेशन होता ही नहीं है, बल्कि अब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द वाटर मोस्टली। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, हेंस अवर फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन जो कि एंटायरली बेस्ड था ऑन द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सो अंटिल देन वी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।